राजस्थान बोर्ड में जिस चैप्टर की सबसे ज़्यादा वैल्यू है, जिस चैप्टर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है, वो है चैप्टर नंबर 2 ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, व्यष्टि अर्थशास्त्र का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है उपभोक्ता व्यवहार के सिद्धांत। इसके अंतर्गत आप दो इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे। एक टॉपिक होगा आपका उपयोगिता और उपयोगिता विश्लेषण, यानी कि उपयोगिता के सिद्धांतों के बारे में, और दूसरा पढ़ेंगे आप मांग विश्लेषण के बारे में। इसलिए चैप्टर थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, लेकिन मैं आज की इस क्लास में आपको इन दोनों ही टॉपिक के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिटेल से बताने वाला हूं। शुरुआत करेंगे उपयोगिता से, उपयोगिता की अवधारणा, और यहाँ पर हम उदासीनता वक्र के बारे में ही पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे, क्योंकि उपयोगिता जुड़ा हुआ है उपभोक्ता से। उपभोक्ता कौन होता है? उपभोक्ता वह व्यक्ति होता है, वो आर्थिक एजेंट होता है जो अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए किसका, वस्तु और सेवाओं का उपभोग करता है। उपभोक्ता एक व्यक्ति भी हो सकता है, उपभोक्ता एक समूह हो सकता है, उपभोक्ता परिवार हो सकता है, उपभोक्ता जो है संस्था भी हो सकती है। मतलब जो भी अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए वस्तु और सेवाओं का उपयोग करता है वो उपभोक्ता है। अब उपभोक्ता जिस प्रकार से बिहेव करता है उसको उपभोक्ता व्यवहार के नाम से जानते हैं। इसका मतलब होता है प्रत्येक उपभोक्ता अपने सीमित साधनों के माध्यम से, अपनी सीमित आय के माध्यम से अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए आर्थिक क्रिया करता है ताकि उसकी आवश्यकता की संतुष्टि अधिक से अधिक हो सके। तो इस प्रकार के व्यवहार को उपभोक्ता व्यवहार के नाम से जानते हैं। उपभोक्ता व्यवहार का एक ही लक्ष्य होता है कि अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति करना। तो उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए क्या करता है? वस्तु और सेवाओं पर व्यय करता है। व्यय क्या करता है? अपने सीमित साधनों का, क्योंकि साधन सीमित होते हैं, उसको अपने साधनों को सोच समझ के व्यय करने की आवश्यकता होती है। तो सीमित साधनों का प्रयोग करके वो अधिक से अधिक संतुष्टि की प्राप्ति करना चाहता है। तो सीमित साधनों से जब अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति होती है तो उसको उपभोक्ता संतुलन की स्थिति से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने 150 रुपए के टिकट लेके कोई मूवी देखने गए और मूवी देखने गए, बहुत बढ़िया मूवी थे, पैसा वसूल हो गया, इसका मतलब उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में होती है। फिर होता है उपयोगिता, क्योंकि संतुलन वगैरह जो कुछ भी होता है वस्तु का उपभोग करने के बाद ही प्राप्त होता है। तो वस्तु का उपभोग करने से जो प्राप्त होता है उसको उपयोगिता कहते हैं, या फिर उसको तुष्टिगुण के नाम से जाना जाता है, यूटिलिटी। क्या होता है उपयोगिता? क्योंकि एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। अगर एक या दो शब्दों के जाने, किसी वस्तु या सेवा में निहित वह शक्ति या क्षमता जिससे उपभोक्ता की आवश्यकता की संतुष्टि हो जाती है उसको हम उपयोगिता कहते हैं। उपयोगिता के बारे में जानना है और अधिक तो उपयोगिता की प्रमुख विशेषताओं को समझना पड़ेगा। उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक धारणा है कि उपयोगिता मन से जुड़ा होता है। एक ही वस्तु को अलग अलग व्यक्ति प्रयोग करेगा, हर किसी की संतुष्टि का स्तर अलग अलग होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, चार दोस्त एक ठेली पे गए जहां पर गोलगप्पा खाने को है, तो चार लोगों को सेम गोलगप्पा खिलाया गया, लेकिन चारों का टेस्ट अलग अलग होगा। एक कहेगा बहुत बढ़िया है, एक कहेगा नहीं ठीक ठाक है, एक कहेगा नहीं ये कम है, दूसरा कहेगा नहीं बेकार है। इसका मतलब होता है कि मनोवैज्ञानिक धारणा है, मन से जुड़ा होता है, यह व्यक्तिपरक होती है। हर बस एक ही वस्तु की अलग अलग व्यक्ति के अनुसार उपयोगिता बदलती चली जाती है। उपयोगिता का विचार सापेक्षिक होता है, मतलब ये किसी भी चीज से प्रभावित नहीं होता है, ये नैतिक सिद्धांतों से प्रभावित नहीं होता। उपयोगिता किसका भी करे, अगर उपभोग हो रहा है, चाहे चोरी से हो, डकैती हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उपयोगिता का अर्थ अनुमानित संतुष्टि से अनुमान लगाया जाता है। उपयोगिता को काउंट नहीं किया सकता, उपयोगिता को एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं किया सकता है। उपयोगिता के संबंध में जो विचार दिया गया, सिद्धांत प्रतिपादित किया है, दो प्रकार के सिद्धांत हैं। एक क्रमवाचक सिद्धांत, दूसरा गणनावाचक सिद्धांत। गणनावाचक सिद्धांत देने वाले थे प्रोफेसर मार्शल, और इनके सिद्धांत को कहा जाता है सीमांत उपयोगिता विश्लेषण के नाम से। इन्होंने कहा कि उपयोगिता को मापा जा सकता है। क्या किया सकता है? मापा जा सकता है, इसलिए इसको कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस के नाम से जानते हैं। उन्होंने कहा उपयोगिता को उपभोग करने के लिए जो हम मुद्रा का व्यय करते हैं, उस मुद्रा के व्यय के आधार पर उसको 1 2 3 यानी कि नंबरों के माध्यम से शो किया जाता है। तो प्रोफेसर मार्शल ने उपयोगिता के दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिए उपयोगिता विश्लेषण के माध्यम। एक सीमांत उपयोगिता, शॉर्टकट में बोलते हैं MU, और एक होता है कुल उपयोगिता, शॉर्टकट में बोलते हैं TU, यानी कि टोटल यूटिलिटी। सीमांत उपयोगिता क्या है? जब भी हम किसी वस्तु की एक अतिरिक्त, क्योंकि सीमांत का मतलब होता है एक अतिरिक्त, जब भी हम किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करेंगे तो उससे प्राप्त होने वाली जो अतिरिक्त उपयोगिता होती है उसे सीमांत उपयोगिता कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहले हमने एक वस्तु का उपभोग किया, उससे हमें 30 यूटिल, क्योंकि उपयोगिता को यूटिल से मापा जाता है। दूसरे का उपयोग किया तो उससे मिला हमें 50 यूटिल, यानी कि केवल दूसरे बार से कितना मिला? 20 यूटिल। तो 30 20 ये हमारा सीमांत उपयोगिता हुआ। और सीमांत उपयोगिता से के बाद जब सभी उपयोगिता का हम योग कर देंगे तो होता है कुल उपयोगिता, मतलब जितनी भी उपभोग की इकाइयां का उपभोग कर लेते हैं तो टोटल उपभोक्ता को जो भी उपयोगिता की प्राप्ति होती है उन सबका योग जो है कुल उपयोगिता होते हैं।
तो कुल उपयोगिता दिया होता है, सीमांत उपयोगिता निकालने के लिए फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं TU n माइनस 1, और वहीं पर अगर सीमांत उपयोगिता दिया हुआ है तो कुल उपयोगिता फॉर्मूला होता है TU इक्वल टू समेशन MU। सीमांत उपयोगिता आपस में जोड़ेंगे, कुछ इस तरह से समझ सकते हैं। कुल उपयोगिता सीमांत उपयोगिता दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मान लीजिए हमारे पास सीमांत उपयोगिता है, तो सीमांत उपयोगिता को आपस में जोड़ के जो है क्या ज्ञात किया जाता है, कुल उपयोगिता। किसी भी वस्तु का उपभोग करते चले जाएंगे, उपभोग से प्राप्त होने वाली उपयोगिता धीरे धीरे कम होने लगती है, इसलिए सीमांत उपयोगिता हमारा पहले पॉजिटिव रहता है, फिर जीरो होता है, फिर जाके ये धनात्मक ऋणात्मक हो जाता है, माइनस में आ जाता है। जब ये माइनस में आता है उसी टाइम हमारा कुल उपयोगिता सबसे अधिक हो जाता है। क्या हो जाता है, अधिकतम हो जाता है। जैसे ही सीमांत उपयोगिता माइनस में, कुल उपयोगिता हमारा कम होने लगता है, गिरने लग जाता है। इस प्रकार से सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता के बीच में तीन प्रमुख संबंध है। नंबर 1, जब सीमांत उपयोगिता धनात्मक है और वो घट रही हो चाहे कुछ भी हो, कुल उपयोगिता में वृद्धि होती है। देखिए सीमांत उपयोगिता प्लस में है लेकिन घट रही है, हमारा कुल उपयोगिता बढ़ रही है। जैसी सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है, व्हेन MU इक्वल टू 0, उसी टाइम TU क्या होता है, सबसे अधिक हो जाता है। और जब सीमांत उपयोगिता हमारा ऋणात्मक है, उसी टाइम कुल उपयोगिता हमारा घटना शुरू हो जाता है। इसके बीच में तीन इसके इंपॉर्टेंट संबंध है, ध्यान रखिएगा। अब इसी सीमांत उपयोगिता का, क्योंकि मनुष्य क्या करता है ना, किसी वस्तु का उपभोग करता है, अलग अलग वस्तुओं को उपभोग करता है, सोच समझ के करता है। तो मनुष्य के व्यवहार को समझने के लिए, उनके उपभोग की क्रिया को समझने के लिए कुछ नियमों का प्रतिपादन हुआ, जिसमें सबसे पहला नियम प्रोफेसर H.S. गोसेन ने प्रतिपादित किया। उन्होंने मनुष्य के व्यवहार को समझा कि मनुष्य किस प्रकार से उपभोग करता है। अगर एक मनुष्य एक ही वस्तु की लगातार इकाइयों का प्रयोग करता है तो क्या होगा, एक मनुष्य अलग अलग वस्तुओं की अलग अलग इकाइयों का प्रयोग करता है तो क्या होगा। तो प्रोफेसर H.S. गोसेन, जो कि ऑस्ट्रिया के निवासी थे, उन्होंने ह्रासमान घटती या सीमांत घटती उपयोगिता का नियम लागू किया। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसको आवश्यकता संतुष्टि का नियम भी कहते हैं, या सर्वमान या सार्वभौमिक नियम भी कहते हैं, क्योंकि ये हर जगह लागू होता है। जब एक उपभोक्ता एक वस्तु की एक जैसी इकाइयों का लगातार उपभोग करता है तो उससे प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता धीरे धीरे घटने लगती है। मतलब आप गोलगप्पा खा रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, लेकिन लगातार एक जैसे इकाइयों का यूज कर रहे हैं। जैसे आपको जो है दाल चावल पसंद है और डेली दाल चावल खा रहे हैं तो मन ऊब जाएगा। आपको गोलगप्पा पसंद है और लगातार गोलगप्पा एक ही जैसा खा जा रहे हैं, टेस्ट वगैरह कोई चेंज नहीं है, तब भी आप ऊब जाएंगे। ऊबने का मतलब हुआ सीमांत उपयोगिता कम होती चली जाती है। तो वस्तु की लगातार इकाइयों का प्रयोग करते करते उसकी सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। इसी घटने के क्रम को इसका नाम दिया गया है घटती सीमांत उपयोगिता का नियम। नियम का प्रतिपादन H.S. गोसेन ने किया, लेकिन एक क्वेश्चन बन सकता है कि घटती सीमांत उपयोगिता के नियम का विस्तार से वर्णन किसने किया, तो आपका आंसर होना चाहिए प्रोफेसर मार्शल ने। भले ही इन्होंने इसको व्याख्या किया, वो प्रतिपादन किया, लेकिन वास्तव में वैज्ञानिक व्याख्या जो है प्रोफेसर मार्शल ने ही किया। घटती सीमांत उपयोगिता के नियम की लागू आवश्यकता जो होता है, शर्तें कब लागू होती हैं, इसके नियम होता है कि उपभोग की सभी इकाइयां एक जैसी होनी चाहिए, उसमें किसी प्रकार का कोई अंतर, कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। वस्तु का उपभोग लगातार क्रम में होना चाहिए, यानी कि बीच में गैप आ जाएगा। वस्तु की इकाइयां, जो भी इकाइयां प्रयोग कर रहे हैं, उसका आकार पर्याप्त होना चाहिए, उसे कमी या बेशी नहीं होनी चाहिए। उपभोक्ता एक विवेशिक प्राणी होना चाहिए और उपभोक्ता की आय, रुचि, फैशन आदि में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इसके बाद समसीमांत उपयोगिता का नियम का प्रतिपादन किया। इसके प्रतिपादक भी प्रोफेसर गोसेन थे, इसलिए इसको गोसेन का दूसरा नियम कहा जाता है। गोसेन ने कहा कि मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है, वो हमेशा केवल एक ही वस्तु पर लगातार इकाई प्रयोग नहीं करेगा, वो क्या करेगा, अपने आय को अलग अलग वस्तुओं पर व्यय करेगा। तो आय को अलग अलग वस्तुओं पर व्यय करने से सबसे प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता एक समान हो जाती है। इसलिए एक आय को अलग अलग वस्तुओं से पर व्यय करेंगे, प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता समान होती है, इसलिए इसको सम सीमांत उपयोगिता का नियम कहते हैं। एंड सीमांत उपयोगिता के प्रयोग द्वारा उपभोक्ता संतुलन के नाम से भी इसको जाना जाता है। फिर पॉइंट आता है उपभोक्ता संतुलन का निर्धारण कैसे होगा। उपभोक्ता संतुलन का निर्धारण दो स्थितियों में होता है, एक वस्तु की स्थिति में और दो वस्तु की स्थिति में। एक वस्तु की स्थिति में हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक ही वस्तु है, यहां पर घटती सीमांत उपयोगिता लागू होता है। तो एक ऐसा बिंदु जहां पर उपभोक्ता जितना पैसा व्यय करता है तो अपने मुद्रा की सीमांत उपयोगिता,
और जो वस्तु का उपभोग कर रहा है उस वस्तु से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता, जिस बिंदु पर वस्तु की सीमांत उपयोगिता और मुद्रा की कीमत की सीमांत उपयोगिता बराबर हो जाती है, उसी बिंदु पर उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में कहते हैं नहीं, जितना पैसा खर्च किया उसके बराबर में हमें संतुष्टि की प्राप्ति हो गई। कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि ये रहा वस्तु से प्राप्त हमारी सीमांत उपयोगिता जो कि उपभोग के साथ साथ घटती चली जाती हैं। ये रहा मुद्रा की सीमांत उपयोगिता जो कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता तो हर की बराबर होगी। तो एक ऐसा बिंदु जहां पर दोनों ही आपस में बराबर हो जाते हैं, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता और वस्तु की सीमांत उपयोगिता, उसी बिंदु पर जब दोनों के बीच में अंतर शून्य हो जाता है, यहीं पर उसको अधिकतम संतुष्टि की प्राप्त होती है। मतलब यहीं पर एक उपभोक्ता क्या होता है, संतुलन की स्थिति में होता है। अब ये तो रहा प्रोफेसर मार्शल का कॉन्सेप्ट। प्रोफेसर मार्शल के बाद दूसरा कॉन्सेप्ट दिया गया था क्रमवाचक तटस्थतात्मक विश्लेषण, इसको बोलते हैं क्रमवाचक सिद्धांत। और इस सिद्धांत को देने वाले थे प्रोफेसर हिक्स एवं एलन। नाम आ सकता है क्रमवाचक सिद्धांत का प्रतिपादक कौन थे। इस सिद्धांत के अंतर्गत उन्होंने कहा कि उपयोगिता को एक्चुअल में मापा नहीं जा सकता क्योंकि ये मन की धारणा है। किसको कितनी उपयोगिता के प्राप्त की हम कैसे बता सकते हैं। उन्होंने कहा उपयोगिता को मापा भले ना, जैसे कि उपयोगिता को एक क्रम दिया सकता है, जैसे इससे उपयोगिता ज़्यादा प्राप्त हुई, इससे कम हुई, इससे बिल्कुल नहीं हुई। इस आधार पर क्रमवाचक सिद्धांत में उन्होंने उदासीनता वक्र, जिसका नाम उदासीनता वक्र है, तटस्थता वक्र है, अनादिमान वक्र है, इंग्लिश में इंडिफरेंस कर्व सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत के अंतर्गत ये कहा गया कि उदासीनता वक्र उन सभी बिंदुओं को दर्शाता है, उन सभी बिंदुओं के वस्तुओं के उपभोग करने के सभी संयोगों को दर्शाता है, जिससे उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। उन्होंने कहा जब दो वस्तु का उपभोग करना चाहेंगे तो दोनों वस्तु का इसके उपभोग के कई सारे संयोग बनेंगे और हर एक संयोग उपभोक्ता को समान संतुष्टि देगा। तो सभी संयोगों को जब हम एक वक्र के माध्यम से दर्शाएंगे तो उसको बोलते हैं उदासीनता या उदासीनता, इसलिए क्योंकि सभी संयोग एक समान संतुष्टि प्रदान करने वाला है। उपभोक्ता यहाँ पर उदासीन होता है, तटस्थ होता है, वो किसी का भी प्रयोग कर सकता है, इसलिए इनको सम संतुष्टि वक्र के नाम से भी जाना जाता है। जैसे दो वस्तु का उपभोग करते हैं, वस्तु x और वस्तु y, वस्तु x का प्रयोग बढ़ाएंगे तो वस्तु y का उपयोग घटता चला जाएगा, लेकिन कभी भी किसी को जीरो नहीं कर सकते। तो उदासीनता वक्र की सबसे बड़ी खासियत यह है कि किसी भी वस्तु का उपभोग जीरो नहीं हो सकता है। ऐसे में उदासीनता वक्र ऊपर से नीचे गिरता हुआ तो होता है, लेकिन कभी भी मूल बिंदु यानी कि जीरो को टच करता हुआ नहीं होता है, उल्टी दिशा में भागता होता है, इसलिए इसका वक्र हमेशा इस प्रकार से होता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अब एक ही उपभोक्ता के कई सारे उदासीनता वक्र बन सकते हैं और सभी उदासीनता वक्र को जब एक जगह शो किया जाता है, एक जगह दर्शा दिया जाता है, जैसे यहाँ पर उदासीनता वक्र 1, 2, 3, उदासीनता वक्र जितना ऊपर बनता चले जाएगा उपभोक्ता का संतुष्टि उतनी ज़्यादा होती चली जाएगी। इसलिए सभी वक्रों को जब एक जगह दर्शाते हैं उसको उदासीनता मानचित्र के नाम से जानते हैं, इंडिफरेंस कर्व के नाम से जाना जाता है। अब उदासीनता वक्रों की प्रकृति या विशेषताएं कैसी होती हैं, इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात, उदासीनता वक्र बाएं से दाएं जैसे बनाया जाता है, बाएं से दाएं नीचे गिरता हुआ होता है, मूल बिंदु से उन्नतोत्तर उल्टी दिशा में भागता हुआ होता है। दो उदासीनता वक्र भले पैरेलल ना हो लेकिन एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं और जितना ऊंचा उदासीनता वक्र बनेगा उतना ही अधिक संतुष्टि के स्तर को व्यक्त करता है। ध्यान में रखना है आपको ये चीज। अब बात आती है सीमांत प्रतिस्थापन। अभी बताया कि उपभोक्ता जब दो वस्तु का उपभोग करने जाएगा तो दोनों का एक समान प्रयोग नहीं कर सकता, एक की मात्रा बढ़ाएगा तो दूसरी की मात्रा में कमी होगी। तो एक की मात्रा को बढ़ाने के लिए दूसरी की मात्रा में कमी करनी पड़ती है। तो कमी करने की यही दर, मतलब एक के लिए दूसरे की कमी करने की यही दर सीमांत प्रतिस्थापन दर के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब होता है वस्तु x की मात्रा में वृद्धि करेंगे तो वस्तु y की मात्रा में कमी करनी पड़ेगी। यानी कि ये हो गया y x, ये हो गया y, ये हो गया x। जैसे x की मात्रा को बढ़ाएंगे तो y की मात्रा में कमी करनी पड़ेगी। इसको बोलते हैं सीमांत प्रतिस्थापन, एक की जगह दूसरे का प्रतिस्थापन प्रयोग करने वाला। कीमत रेखा, बजट रेखा, प्रत्येक उपभोक्ता अपने आय के आधार पर, क्योंकि आय सीमित है, तो अपने आय को इस प्रकार से व्यवस्थित करना चाहता है तो वो अधिक से अधिक वस्तुओं की मात्रा को खरीद सके। इसलिए क्या करेगा, वो देखेगा मेरी इनकम कितनी है और इनकम के साथ साथ वो देखेगा वस्तु की कीमतें कितनी है। तो आय और कीमत के आधार पर वो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को तैयार करता है।
तो इन संयोगों को जब एक वक्र के माध्यम से दर्शाया जाता है, जो कि एक सपाट होता है, सीधी लाइन होती है, उसको बजट रेखा या कीमत रेखा के नाम से जानते हैं। देखिए लिखा हुआ है, कीमत रेखा दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को व्यक्त करती है जो उपभोक्ता अपनी दी हुई आय और वस्तु की वर्तमान कीमत के आधार पर खरीद सकता है, और उसके लिए जितने भी संयोग तैयार होते हैं उसको बजट सेट के नाम से जानते हैं। और इसके लिए पहली वस्तु की मात्रा, पहली वस्तु की कीमत, दूसरी वस्तु की मात्रा, दूसरी वस्तु की कीमत को मल्टीप्लाई करके जोड़ा जाता है और वो उसकी आय के बराबर होती है। इसी आधार पर बजट रेखा तैयार होती है। जब बजट रेखा तैयार करते हैं, देखिए दो वस्तुएं एक्स और वाई, और उपभोक्ता की आय कितनी है 20, तो 20 रुपए वो खर्च कर हालात में, इसके लिए क्या करेगा, एक वस्तु की मात्रा को घटाता चलेगा, दूसरी की मात्रा को बढ़ाता चलेगा। तो जब हम इसको शो करेंगे वक्र के माध्यम से, एक सीधी रेखा ऊपर से नीचे इस तरह से गिरती होती है, जिसको बजट रेखा के नाम से जानते हैं। बजट रेखा की सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट भाई ऊपर से नीचे गिरती होती है और एक सीधी और सरल रेखा होती है। देखिए यहाँ पर कोई टेढ़ा मेढ़ा, जैसे कुछ वक्र ऐसे बनता है, कुछ ऐसे बनता है, कुछ ऐसे बनता है, ऐसा नहीं है। बजट रेखा बिल्कुल सीधी सरल रेखा होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट है, बजट रेखा भी समझ में आ गया, उदासीनता वक्र की मदद से समझ में आ गया, लेकिन बात यह है कि यहाँ पर उपभोक्ता संतुलन में कब होता है। संतुलन की स्थिति का मतलब होता है उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति हो रही है, और उदासीनता वक्र जितना ऊपर होगा संतुष्टि उतनी ही ज्यादा होगी, लेकिन संतुलन आखिर स्थिर कब होता है। तो ऐसी स्थिति को दर्शाने के लिए उदासीनता वक्र और बजट रेखा दोनों का एक साथ प्रयोग किया जाता है। यहां पर उदासीनता वक्र के माध्यम से उपभोक्ता की संतुलन को दर्शाना है तो दो इंपॉर्टेंट शर्तें हैं। शर्त नंबर 1, उदासीनता वक्र कीमत रेखा को छूता हुआ होना चाहिए। जैसे ये आर एस आप देख रहे हैं, ये है कीमत रेखा, और ये जो आईसी देख रहे हैं ये उदासीनता वक्र है। तो जब कीमत रेखा को उदासीनता वक्र आपस में टच करेगा तो बिंदु ई बनेगा। तो इस ई बिंदु को हम संतुलन बिंदु के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर दोनों छोर है, मतलब कीमत और आय का और उसकी संतुष्टि का जो कॉम्बिनेशन है एक जगह स्थिर हो जा रहा है। लेकिन दूसरी शर्त है कि स्थायी संतुलन तभी होता है जब सीमांत प्रतिस्थापन दर MRS घटता हुआ होना चाहिए। घटता हुआ होने का मतलब होता है नीचे की ओर बढ़ता हुआ होना चाहिए। तो ऐसे में उदासीनता वक्र उल्टी दिशा में भागेगा। तो बिंदु ई स्थायी संतुलन दर्शाता है, बिंदु के स्थायी संतुलन दर्शाता नहीं है, इसलिए इस बिंदु पर ही उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में होता है। तो ये पॉइंट, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से। जब ये पढ़ लेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट आता है मांग। मांग तथा मांग की लोच। सबसे पहले मांग को समझते हैं। मांग का मतलब होता है मांगना या खरीदना। कोई भी उपभोक्ता अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए वस्तु और सेवाओं का उपभोग करता है, और वस्तु और सेवाएं तो फ्री में तो आएंगे नहीं। तो यहाँ पर मांग जन्म लेता है कि जब आवश्यकता को पूरा करने के लिए किसी वस्तु की निश्चित कीमत पर, उसकी एक निश्चित समय पर, एक निश्चित स्थान पर उस वस्तु को खरीदने के लिए वो तैयार होता है तो उसे मांग कहते हैं। मतलब एक निश्चित कीमत पर उपभोक्ता किसी वस्तु की जितनी भी मात्रा खरीदने का इच्छुक होता है या खरीद लेता है तो उसको मांग कहते हैं। क्योंकि कीमत इसलिए बोला गया है क्योंकि कीमतों के साथ साथ मांग की मात्रा में भी परिवर्तन होता है। प्रत्येक उपभोक्ता चाहता है कि कम कीमत पर अधिक मात्रा का क्रय करे। कीमत बढ़ जाएगी तो क्रय भी कम होगा। तो इस प्रकार से मांग के प्रमुख 5 तत्व होना चाहिए। किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा का होना चाहिए। दूसरा, उसको क्रय करने के लिए साधन यानी कि धन का होना चाहिए। बिना धन के मांग हो नहीं सकता। साधनों को व्यय करने की तत्परता हमारे पास होनी चाहिए। ठीक है, वस्तु की निश्चित कीमत होनी चाहिए और एक निश्चित संबंध का होना चाहिए। जब ये 5 तत्व आपस में मिलेंगे तब जाके मांग की परिभाषा, मांग का अर्थ पूर्ण होता है। जब मांग की बात करते हैं, मांग 2 प्रकार का होता है। जब एक व्यक्तिगत रूप से मांगी जाती है तो व्यक्तिगत मांग, दूसरा होता है बाजार मांग। जब एक उपभोक्ता किसी वस्तु की विभिन्न कीमतों पर जिस मात्रा की मांग करता है तो उसे व्यक्तिगत मांग कहता है, क्योंकि केवल एक ही उपभोक्ता की बात होती है। लेकिन बाजार में एक उपभोक्ता नहीं होता, एक से ज़्यादा। तो बाजार में उपलब्ध जितने भी उपभोक्ता होते हैं उन सभी की मांगों का योग बाजार मांग कहते हैं। अब वस्तु की कीमत और उसकी मांगी गई मात्रा को जिस तालिका के द्वारा, तालिका यानी कि सारणी यानी कि अनुसूची अलग अलग नाम से जाना जाता है, तो उसको बोलते हैं मांग तालिका, डिमांड शेड्यूल। क्योंकि मांग 2 प्रकार के हैं, एक है बाजार मांग और व्यक्तिगत। इस प्रकार से तालिका भी 2 प्रकार का होगा, व्यक्तिगत मांग तालिका और बाजार मांग तालिका। जहां पर एक व्यक्ति की वस्तु की विभिन्न कीमतों पर उसकी मांगी गई केवल एक ही उपभोक्ता की मांग को दर्शाया जाएगा तो उसको बोलते हैं व्यक्तिगत मांग तालिका। लेकिन अगर बाजार में एक से ज़्यादा उपभोक्ता मौजूद है
जैसे यहाँ पर बस एक्स भी है, वाई भी है, तो जितने भी उपभोक्ता मौजूद है उन सभी की मांगों का योग करके जिस तालिका को बनाया जाता है, देखिए ये बाजार मांग है, एक्स की मांग और वाई की मांग का योग, तो इसको बोलते हैं बाजार मांग तालिका। अब इन तालिका को आसान तरीके से समझने के लिए ग्राफ के रूप में शो किया जाता है, वक्र बनाया जाता है। तो तालिका का चित्रमय निरूपण यानी कि तालिका को चित्र के माध्यम से दर्शाना ही मांग वक्र होता है, डिमांड कर्व होता है। क्योंकि मांग तालिका दो है तो मांग वक्र भी दो बनेगा, व्यक्तिगत मांग वक्र और बाजार मांग वक्र। तो एक ऐसा वक्र जहां पर एक व्यक्ति की मांग को दर्शाया जाता है तो उसको व्यक्तिगत मांग वक्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यह व्यक्तिगत मांग तालिका, इसको दर्शाया जाएगा, व्यक्तिगत मांग वक्र बन जाएगा। लेकिन अगर बाजार में एक से ज़्यादा उपभोक्ता है तो उन दोनों की मांग को जिस तालिका दर्शाया बाजार मांग तालिका, और इस बाजार मांग तालिका जो वक्र की मदद से दर्शाया जाएगा तो इसको बोलते हैं बाजार मांग वक्र। ठीक है, अब मांग है क्योंकि जब भी हम किसी वस्तु को खरीदते जाते हैं, क्रय करने जाते हैं, तो क्या हम कीमत को ही नहीं देखते, कीमत के अलावा भी बहुत सारे दूसरे कारक होते हैं। तो वस्तु की मांगी गई मात्रा और उसको प्रभावित करने वाले कारक क्या हमारे दिमाग में क्या क्या है, वस्तु क्यों खरीदेंगे, कैसे खरीदेंगे, बहुत सारी बातें आती हैं। तो यहाँ पर बात आती है मांग फलन, किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले घटक और उसकी मांग की मात्रा के बीच के फलनात्मक संबंध को मांग फलन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो वाटसन ने कहा है किसी बाजार में एक निश्चित समय पर वस्तु की मांगी गई फलन उस वस्तु की खरीदी जा सकने वाली विभिन्न मात्रा, उसकी मात्रा को निर्धारित करने वाले तत्वों के बीच के संबंध होता है। क्योंकि मांग दो प्रकार के हैं तो मांग फलन के भी दो होते हैं, व्यक्तिगत मांग फलन और बाजार मांग फलन। सबसे पहला है व्यक्तिगत मांग फलन की एक इंडिविजुअल व्यक्ति की मांग को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है। जब एक व्यक्ति किसी वस्तु की मांग करने जाता है, एक उपभोक्ता, तो सबसे पहले वस्तु की कीमत, क्योंकि कीमत कम है तो मांग ज़्यादा करेगा, कीमत ज़्यादा है तो मांग कम करेगा। संबंधित वस्तु की कीमतें, उपभोक्ता की आय कितनी है और उपभोक्ता की रुचि किस प्रकार की है, क्योंकि आय ज़्यादा है तो मांग ज़्यादा, रुचि ज़्यादा है तो मांग ज़्यादा। तो इस प्रकार से व्यक्तिगत मांग फलन होता है। लेकिन बाजार में बहुत सारे उपभोक्ता होते हैं, सभी को जोड़ा जाएगा तो यहाँ पर प्रभावित करने वाले कारक भी बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में जब हम बाजार मांग फलन की बात करते हैं, किसी वस्तु की बाजार मांग और वस्तु को कुल विभिन्न निर्धारित तत्वों से जो संबंध होता है उसको बाजार मांग फलन के नाम से जानते हैं। तो बाजार मांग फलन के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? वस्तु की कीमत, संबंधित वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आय और उपभोक्ता की रुचि। ये तो व्यक्तिगत मांग तक हैं। लेकिन इसके अलावा उपभोक्ता की आशाएं कैसी है, उपभोक्ता की आशा से होली के टाइम में होली के कपड़ों की मांग बढ़ जाती है। ठीक है, जनसंख्या, जहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है वहाँ पर मांग ज़्यादा होती हैं। आय का वितरण, जहाँ पर अमीर लोग रहते हैं उनकी मांग ज़्यादा होती हैं। अब रिहायशी एरिया में जाएंगे, वहाँ पर बड़े बड़े मॉल होते हैं, शोरूम होते हैं, मांग ज़्यादा होती हैं। लेकिन गरीब एरिया में जाएंगे, छोटी छोटी दुकानें होती हैं क्योंकि मांग कम होती हैं। तो इस प्रकार से मांग प्रभावित करती हैं। फिर होता है मांग वक्र, मांग का नियम, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है। मांग का नियम क्या है? मांग का नियम को खरीद का पहला नियम कहते हैं, जो कि वस्तु की मांग और उसकी कीमत के बीच के संबंध को बताता है। यहाँ पर अन्य कारक से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर कहा जाता है अन्य कारक स्थिर है, जिसको सेटेरस परिवास के नाम से जाना जाता है। अगर अन्य कारक को हम छोड़ दें, केवल वस्तु की कीमत को ले, तो वस्तु की कीमत में और मांग के बीच में विपरीत संबंध होता है। विपरीत संबंध ये बताता है कि अन्य कारक स्थिर रहने पर वस्तु की कीमत के बढ़ने से वस्तु की मांग कम हो जाती है और वस्तु की कीमत के कम होने से उसकी मांग बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से वस्तु की कीमत में मांगी की मात्रा में देखिए विपरीत संबंध है। वस्तु की कीमत जैसे जैसे कम होती चली जाती है, वस्तु की मांग की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। इसलिए जैसे ही मांग वक्र बनाएंगे कुछ इस तरह से आता है। यहाँ पर वस्तु की कीमत तो मांगे, कीमत मांग, वस्तु की कीमत जैसी कम हो जाती है तो मांग की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। ये वाला पॉइंट, तो इसको बोलते हैं मांग का नियम, जो क्या दर्शाता है? मांग और कीमत के बीच में ऋणात्मक संबंध को दर्शाता है। और मांग के नियम की मान्यता, अन्य कारक स्थिर रहे तो कौन कौन से कारक है? उपभोक्ता की आय में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, रुचि, आदत, फैशन में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, संबंधित वस्तु की कीमतों में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, स्थानापन्न वस्तु की कीमतों में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, भविष्य में वस्तु की कीमतों में परिवर्तन की कोई भी आशा नहीं होनी चाहिए।
ठीक है। अब क्या मांग का नियम हर जगह लागू होता है? नहीं। भविष्य में अगर वस्तु की कीमत परिवर्तन की अगर पता चल जाए कि आने वाले भविष्य में सीमेंट की कीमतों में वृद्धि होगी, तो सीमेंट घर बनाने वाले अभी सीमेंट खरीद लेंगे, सरिया खरीद लेंगे। अगर पता चलता है आने वाले टाइम में सरिया की कीमत बढ़ जाएगी अभी, तो इस प्रकार से प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं, उपभोक्ता की अज्ञानता, गिफिन वृद्धावास, ये सब चीज़ों पर मांग का नियम लागू नहीं होता है। अब क्योंकि मैंने कहा कि मांग कई सारे कारकों से प्रभावित होता है, इनके परिवर्तन होता है, तो यहाँ पर मांग कब में परिवर्तन होता है? मांग में परिवर्तन की दो स्थितियाँ होती हैं। एक, अगर वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो तो क्या होगा, और दूसरा कीमत के अतिरिक्त अन्य कारकों में अगर परिवर्तन होता है तो क्या होगा। सबसे पहला, मांग वक्र का संचलन। मांग वक्र का संचलन का मतलब अगर अन्य बातें समान रहने पर केवल वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है, ऐसे में मांग वक्र एक ही जगह स्थिर होकर ऊपर और नीचे की ओर संचलित होता है, जिसको मांग वक्र का संचलन कहते हैं। और यह संचलन दो प्रकार से होता है, मांग का विस्तार और मांग का संकुचन। मांग का विस्तार, जब वस्तु की कीमत में कमी होती है, वस्तु की कीमत 10 है तो मांगी जा रही थी 40 यूनिट, वस्तु की कीमत कम हो गई, कितनी होगी 5 रुपए, तो मांगी जा रही है कितनी यूनिट, 60 यूनिट। इसका मतलब होता है वस्तु की कीमत के कम होने से अन्य कारक स्थिर होते तो मांग की मात्रा बढ़ जाती है। तो ऐसे में ये मांग वक्र पहला था, वस्तु की कीमत पहले यहाँ थी और मांग इतनी थी, वस्तु की कीमत कम हो गई, मतलब ये वाला पॉइंट P1, तो मांग की मात्रा में वृद्धि हो गई Q1। तो इस स्थिति मांग वक्र पहले ये वाला पॉइंट शो कर रहा था, अब मांग वक्र वही है, बस पॉइंट ऊपर से नीचे आ गया, तो इसको बोलते हैं मांग का विस्तार। ये तब होता है जब वस्तु की कीमत में कमी हो। इसका विपरीत, जब वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है, वस्तु की कीमत पहले 10, अब बढ़ के कितनी हो जाती 15, वस्तु की मांग पहले 40 यूनिट की थी, अब घट के कितनी हो जाएगी 30 यूनिट, यानी कि वस्तु की कीमत के बढ़ने से मांग की मात्रा में कमी हो जाती है। तो ऐसे में जो मांग वक्र बनेगा, यह है कीमत और यह है मांग, कम कीमत पे ज़्यादा मांग। अब वस्तु की कीमत बढ़ गई यहाँ पर, तो ऐसे में मांग की मात्रा में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो पॉइंट पहले ये था, अब पॉइंट कहाँ हो गया, देखिए मांग वक्र वही है, बस क्या है ऊपर की ओर, तो इसको बोलते हैं मांग का संकुचन। अब कीमत के अलावा दूसरे कारकों में अगर परिवर्तन होता है तो मांग वक्र अपनी जगह छोड़ के आगे की ओर या पीछे की ओर खिसक जाता है, जिसको बोलते हैं मांग वक्र का खिसकाव, दाईं या बाईं ओर खिसक जाता है। ये तब होता है जब कीमत समान रहे, कीमत में कोई परिवर्तन ना हो या फिर बहुत ही कम। तो ऐसी स्थिति में दो प्रकार से परिवर्तन होता है, एक मांग में वृद्धि और मांग में कमी। जब हम मांग में वृद्धि की बात करते हैं, अगर वस्तु की मांग उसकी कीमतों के अलावा अन्य तत्वों जैसे उपभोक्ता की आय में वृद्धि हो गई या फिर उपभोक्ता की रुचि में परिवर्तन हो गया, भविष्य में वस्तु की कीमतों में वृद्धि होने लगी, तो ऐसे में वस्तु की कीमत समान है 10 और मांगी जा रही थी 40 यूनिट। अब भी वस्तु की कीमत 10 ही है, लेकिन उपभोक्ता की आय में वृद्धि हो गई तो उसकी मांग की मात्रा बढ़ के कितनी होगी 60। वस्तु की कीमत में परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो पहले मांग थी यहाँ पर, ये वाला पॉइंट, ये कीमत है और ये मांग की मात्रा है, ये मांग वक्र है, ठीक है। अब उपभोक्ता की आय में वृद्धि हुई, कीमत वही लेकिन उपभोक्ता की आय में वृद्धि हो गई, तो मांग वक्र अपनी जगह से खिसक के कब कहाँ चला गया, बाईं ओर चला गया ऊपर। तो ये वाला देखिए केवल मांग की मात्रा में वृद्धि हो गई, इसको बोलते हैं मांग में वृद्धि। दूसरा पॉइंट है, अब बात यह है कि मांग के वृद्धि के प्रमुख कारण कौन कौन से, बहुत सारे कारक है। उपभोक्ता की आय में वृद्धि होना, प्रतिष्ठापन वस्तु की कीमतों में वृद्धि होना, पूरक वस्तु की कीमतों में कमी होना, फैशन ऋतु में परिवर्तन होना, क्रेताओं की संख्या में, कई सारे कारक हो सकते हैं, आपको ध्यान रखना है इसको। दूसरा पॉइंट है मांग में कमी। मांग में कमी वही है कि वस्तु की कीमत में परिवर्तन नहीं हो रहा है लेकिन वस्तु की मांग में कमी हो जाती है, जैसे उपभोक्ता की आय में कमी हो गई या कोई भी प्रॉब्लम आ गई, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ऐसी स्थिति में जो मांग वक्र है पहले यहां था, ठीक है, अब मांग वक्र वहां ना होके नीचे की ओर खिसक जाता है, ये वाला पॉइंट,
इसको बोलते हैं मांग में कमी, जो कि अन्य कारणों के, और अन्य कारण कौन कौन से हैं? मांग में वृद्धि के बिल्कुल विपरीत वाला, उपभोक्ता की आय में कमी हो जाता है, प्रतिस्थापन वस्तु की कीमतों में कमी आ जाना है, पूरा वस्तु की कीमतों में वृद्धि हो जाना, कई सारे कारण हैं। अब ये सब तो हो गया, हमने कीमत और मांग के बीच में संबंध को दर्शा लिया। अब पॉइंट होती है कीमत में कितना परिवर्तन होने से मांग में कितना परिवर्तन होता है। तो ये होता है मांग की लोच। लोच का मतलब होता है परिवर्तन हो, घटना या बढ़ना। तो एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण उस वस्तु की मांग में जो परिवर्तन होता है, इन दोनों के बीच के अनुपात को मांग की कीमत लोच के नाम से जानते हैं। जब हम मांग की कीमत लोच की बात करते हैं, यह देखा जाता है कि वस्तु की मांग में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन बटे वस्तु की कीमत में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन। जाहिर सी बात है, हमें पता है वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से वस्तु की मांग में परिवर्तन होगा, कभी ज़्यादा कभी कम, लेकिन परिवर्तन होता है। तो ये जो भी परिवर्तन होता है उसके संबंध को मांग की कीमत लोच कहते हैं। शॉर्टकट में ईडी के माध्यम से शो किया जाता है, या तो इस विधि का प्रयोग करते हैं या तो इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये बताता है मांग की मात्रा में परिवर्तन या तो कीमत में परिवर्तन। जब मांग में परिवर्तन होता है, मांग की लोच की प्रमुख श्रेणियां होती हैं। कोई कम ज़्यादा तो होता ही है, तो कम ज़्यादा के आधार पर मांग की लोच की 5 प्रमुख श्रेणियां हैं। सापेक्षता लोचदार मांग, सापेक्षता बेलोचदार मांग, इकाई लोचदार मांग, पूर्णतः बेलोचदार मांग और पूर्णतः लोचदार मांग। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके लिए एग्जाम में आ सकता है। तो जब सापेक्षता लोचदार की मांग की बात करते हैं, सापेक्षता लोचदार मांग एक ऐसी स्थिति को दर्शाता है जहां पर वस्तु की कीमत में जितना परिवर्तन होता है उसकी तुलना में वस्तु की मांग में अधिक परिवर्तन होता है। मतलब एक ऐसी स्थिति जहां पर कीमत में परिवर्तन जितना भी हो रहा है उसकी तुलना में मांग में अधिक परिवर्तन होता है। तो ऐसी स्थिति में मांग की लोच इकाई से अधिक होती है। जब मांग की लोच इकाई से अधिक होती है तो मांग वक्र कुछ इस तरह से बनता है, नीचे की ओर स्लाइड किया हुआ, जहां पर यह है कीमत, यह है मांगी गई मात्रा। अब कीमत में परिवर्तन हुआ इतना, देखिए कीमत में परिवर्तन हो रहा है तो मांग की मात्रा में उसकी तुलना में अधिक परिवर्तन हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में मांग की लोच 1 से ज़्यादा होती है हमेशा। दूसरा पॉइंट उसका बिल्कुल उल्टा है। एक ऐसी स्थिति जहां पर मांग में जितना परिवर्तन होता है, कीमत में जितना परिवर्तन होता है मांग में उससे कम परिवर्तन होता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, मांग की लोच इकाई से कम होता है। तो जब मांग वक्र बनाएंगे कुछ इस तरह से बनाते हैं, देखिए ये है पहले कीमत और ये है मांगी गई मात्रा, फिर कीमत में कमी हुई तो मांग की मात्रा में वृद्धि हुई, लेकिन कीमत की तुलना में मांग की मात्रा में परिवर्तन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इसको बोलते हैं सापेक्षता बेलोचदार मांग। लेकिन कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो आरामदायक वस्तुओं के नाम से जानते हैं, सामान्य वस्तुएं, जहाँ पर मांग वस्तु की कीमत में जितना परिवर्तन होता है मांग में भी उतना ही परिवर्तन होता है। ऐसी मांग की लोच 1 के बराबर होती है, इसलिए इसको इकाई लोचदार मांग कहते हैं। वस्तु की कीमत में जितना ही परिवर्तन हो, वस्तु की कीमत में 10% का परिवर्तन हो रहा है तो मांग की मात्रा में भी 10% का परिवर्तन होगा। ऐसे में मांग वक्र बिल्कुल कैसा बनता है, 45 डिग्री की स्लाइड बनता है और दोनों में एक समान परिवर्तन को यहाँ पर शो किया जाता है। चौथी स्थिति है पूर्णतः बेलोचदार मांग। एक ऐसी स्थिति जहां पर वस्तु की कीमत में तो परिवर्तन हो रहा है लेकिन वस्तु की मांग में बिल्कुल परिवर्तन नहीं होता है। जैसे नमक की कीमत जितना ही बढ़े कम, नमक की मांग उतनी ही रहती है। तो इसको बोलते हैं पूर्ण बेलोचदार मांग। और ऐसी स्थिति में जो मांग की लोच है वो 0 होती है और मांग वक्र बिल्कुल वाई एक्सिस के समानांतर होता है। इस तरह से यहाँ पर केवल कीमत में ही परिवर्तन हो रहा है, मांग में बिल्कुल परिवर्तन नहीं होता है। और लास्ट स्थिति है पूर्णतः लोचदार मांग। मतलब वस्तु की कीमत में परिवर्तन ना भी हो लेकिन वस्तु की मांग में बहुत परिवर्तन होता है, खासकर अब्बा वगैरह की केस में होता है ऐसा। तो ऐसे में मांग वक्र का हमेशा इन्फिनिटिव होता है क्योंकि 0 से हम किसी चीज़ को डिवाइड नहीं कर सकते। तो इस स्थिति में मांग वक्र जो है एक्स एक्सिस के समानांतर हो जाता है क्योंकि कीमत में परिवर्तन नहीं हो रहा है, केवल मांग की मात्रा में परिवर्तन होता है। अब बात यह है कि लोच को मापेंगे कैसे। तो लोच को मापने की जो प्रमुखता जो है 3 विधियां हैं, एक प्रतिशत विधि और एक जो है व्यय विधि और एक अनुपात विधि, ज्यामिति विधि। ज्यामिति विधि हालांकि एग्जाम में कम आता है, अनुपात प्रतिशत और अनुपात विधि सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो हम बात करेंगे प्रतिशत विधि, जिसका प्रतिपादन प्रोफेसर फ्लेक्स ने किया। इन्होंने कहा कि मांग की लोच की गणना करने के लिए हम एक विशेष सूत्र का प्रयोग करते हैं जहां पर वस्तु की मांग में जितना प्रतिशत परिवर्तन होता है उसकी कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन से भाग कर देंगे।
इसको अनुपातिक रूप से शो कर सकते हैं, डेल्टा क्यू अपन क्यू मल्टीप्लाई पी अपन। इसको कई अलग अलग जगह पर लिखा जाता है अलग अलग तरीके से, जैसे इसको कहीं पर डेल्टा क्यू अपॉन क्यू मल्टीप्लाई बाई पी अपॉन डेल्टा पी भी लिखा जाता है। कहीं के इसको डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी डिवाइडेड बाई क्यू अपॉन पी की तरह से भी लिखा जाता है। तो लिखने का तरीका अलग है भाई, एक ही फार्मूला, परेशान नहीं होना है। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन है, किसी वस्तु की कीमत 8 से घटकर 5 हो जाती है तो उसकी वस्तु की मांग 10 से बढ़कर 16 इकाई हो जाती है। तो बताइए मांग की लोच कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए वस्तु की कीमत और मांग की मात्रा, वस्तु की कीमत 8 है, 8 से घट के कितनी हो जाती है 5, वस्तु की मांग 10, 10 से बढ़ के कितनी हो रही है 16। क्योंकि ऋणात्मक संबंध होता है तो एक माइनस में होगा ही होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले डेल्टा पी निकालेंगे, कितना होगा 5 माइनस 8 यानी कि -3, वस्तु की कीमत में कमी हो रही है, और मांग की मात्रा 16 माइनस 10 यानी कि 6 यानी कि वृद्धि हो रही है। तो ऐसे फार्मूला होता है AD इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन क्यू मल्टीप्लाई बाय पी अपॉन डेल्टा पी। वस्तु की मांग में कितना परिवर्तन हुआ 6 यूनिट का, वस्तु की पहली मांग कितनी थी 10 यूनिट, मल्टीप्लाई वस्तु की कीमत पहले कितनी थी 8 रुपये, अब परिवर्तन कितना हो गया -3। इसको क्यों 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये हो गया 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो ये हो गया 4/-5, तो ये हो गया 0.8, वही माइनस का, यानी कि मांग की लोच कितनी है 1 इकाई से कम है। इस तरह से कैलकुलेट कर लेते हैं। दूसरी विधि है कुल व्यय विधि। व्यय विधि का मतलब यहां पर देखा जाता है कि वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर एक उपभोक्ता कितना व्यय करता है। तो सबसे पहले कुल व्यय कैलकुलेट किया जाता है। इसके लिए वस्तु की कीमत कितनी है और उसके आधार पर वस्तु कितनी वस्तु की मांग करता है। तो अलग अलग कीमत स्तर पर अलग अलग व्यय की मात्रा कैलकुलेट किया जाता है। तो व्यय में होने वाले परिवर्तन के आधार पर लोच निकाला जाता है। लेकिन इस विधि की सबसे बड़ी दिक्कत है लोच की केवल 3 ही स्थितियां आ सकती हैं। या तो लोच 1 के बराबर होगी, ये तब होता है जब व्यय में कोई परिवर्तन ना हो, पहले जितना था अब भी उतना है। दूसरा इकाई से अधिक लोच, ये तब होता है जब वस्तु की कीमत में वृद्धि से व्यय क्या हो कम हो, या फिर वस्तु की कीमत में कमी से व्यय क्या हो ज़्यादा हो बढ़ जाए, तो ऐसी स्थिति में लोच इकाई से अधिक होती है। तीसरी स्थिति इकाई से कम लोच तब होता है जब वस्तु की कीमत में वृद्धि हो और उसकी व्यय भी बढ़ जाए, और वस्तु की कीमत में कमी होने से जब व्यय भी कम हो जाए तब होता है इकाई से कम लोचदार। ठीक है, तो इसको समझें। जैसे एग्जांपल है, अगर किसी वस्तु की कीमत प्रति इकाई 6 रुपये से घटकर 3 रुपये हो जाती है, ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं वस्तु की कीमत रुपए में, यहाँ पर लिखेंगे मांग की मात्रा इकाई में, और यहाँ निकालेंगे हम क्या चीज़ कुल व्यय रुपीज़ में। ठीक है, वस्तु की कीमत पहले 6 और कम होगी कितनी हो रही है 3, वस्तु की मात्रा पहले कितनी थी 30, अब कितनी हो रही है 60, तो 6 3 18, पहले 180 रुपये खर्च किया जा रहा था, अब वस्तु की कीमत कम होने से मात्रा बढ़ गई लेकिन अब भी 180 रुपये खर्च हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर कुल व्यय में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जब कुल व्यय में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो मांग की लोच क्या होती है इकाई के बराबर होती है। ठीक है, ये डायरेक्ट आंसर यहाँ पर आ जाता है। तो ये रहा आपका इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। तो कोई भी टॉपिक में डाउट लगता है, कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब ये था इस चैप्टर के, फिर आपको PYQ का प्रीवियस ईयर के लॉन्ग क्वेश्चन और MCQs बहुत ही जल्दी 1-2 दिन में आपको मिल जाएगा, लेकिन एग्जाम से पहले मिल जाएगा। तब तक के लिए कहिए बाय, थैंक यू।